हाँ जी, चलो आज की रिवीजन शुरू करते हैं। लास्ट क्लास हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एज पर कार्डिनल अप्रोच कर लिया था। आज हम करेंगे एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एज पर ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है, रिवीजन शुरू करते हैं। उससे पहले बेसिक समझते हैं कि कार्डिनल अप्रोच क्या कहती थी। कार्डिनल अप्रोच कहती थी कि हम अपनी सेटिस्फेक्शन को इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स मेजर कर सकते हैं। ऑर्डिनल कहती है कि हम अपनी सेटिस्फेक्शन को रैंक दे सकते हैं। हम अपनी सेटिस्फेक्शन को रैंक दे सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, अभी रैंकिंग कैसे होगी यही हमें पूरे चैप्टर में समझना है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पे यूटिलिटी की ऑर्डिनल की मेजरमेंट आती है। इंडिफरेंस कर्व इसके अंदर हम पढ़ेंगे, यानी कि जब भी अब हम ऑर्डिनल अप्रोच पढ़ेंगे तो इसमें इंडिफरेंस कर्व की बातें होंगी, और जब इंडिफरेंस कर्व की बातें होंगी तो उसके साथ बजट लाइन या फिर बजट कर्व की बातें होंगी, बजट सेट की बातें होंगी। ठीक है, और इन दोनों की बातों के बाद हम समझेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, बात समझ आई आपको? ओके। अच्छा, जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है वो बताती है कि ऑर्डिनल मेजरमेंट है, जो यूटिलिटी उसको हम रैंक कर सकते हैं एज हायर टू लो। ठीक है, लो जी, यानी कि हम अपनी यूटिलिटी को, सेटिस्फेक्शन को कैसे रैंक कर सकते हैं? हायर टू लो। ठीक है जी, सबसे टॉप पे जो हमारी होगी कॉम्बिनेशन वो कौन सा होगा? हायर, और उसके बाद होगा लोअर। ठीक है, प्रेफरेंस होगी सर, ध्यान रखना ये प्रेफरेंस में होगा। अब आगे होगा रादर देन एक्सप्रेस इन यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स के बजाय हम अब क्या करेंगे? यूटिलिटी को रैंक्ड में शो करेंगे। ठीक है, अब आगे अजम्पशंस क्या होती है यहाँ पे आईसी एनालिसिस की, इंडिफरेंस का एनालिसिस की, कि जो आपकी मनी है वो क्या है बेटा? कांस्टेंट है। जो आपकी इनकम है, कंज्यूमर की इनकम क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है। सब्स्टिट्यूएबल गुड्स का मतलब क्या होता है? इनकम इज स्पेंड ऑन गुड्स दैट आर सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर, यानी कि हम इंडिफरेंस कर्व में दो गुड्स चूज करते हैं, जैसे पीपीसी में करते थे, ऐसी इंडिफरेंस कर्व में हम दो गुड्स चूज करते हैं। वो दो गुड्स कौन से होने चाहिए? जिनको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जिसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। समझ आई थी बात आपको? सब्स्टिट्यूट का मतलब पता है कि एक ऐसा गुड जिसको दूसरी जगह पे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एग्जांपल एप्पल्स और ऑरेंज दे रखा है। आगे होगा वेल डिफाइंड प्रेफरेंस का मतलब है कंज्यूमर्स डिजायर ऑफ अ गुड इंक्रीजेस व्हेन दे हैव लेस ऑफ इट, डिक्रीज व्हेन दे हैव मोर इनकम। अच्छा, मोर इसका मतलब क्या है? देखो बहुत ध्यान सुनो, मैं एक बार दोबारा रीड कर रहा हूं। द कंज्यूमर्स डिजायर, एक कंज्यूमर की डिजायर फॉर अ गुड इंक्रीजेस व्हेन दे हैव लेस ऑफ इट, यानी कि सर जब आपके पास कोई कमोडिटी कम होगी तब आपकी डिजायर ज्यादा होगी, हाँ या ना? सर ऐसी होता है ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे मानो, जैसे मेरे पास मान लो PS5 नहीं है, तो मुझे दूसरे को देख के होगा ना यार इसके पास है तो मैं, और जब मेरे पास है तो मेरे लिए तो कॉमन है ना सर। मेरे लोग थोड़ा ना रोज उठ के होगा यार ये खेलनी है, नहीं, कॉमन हो जाएगा। फ्री होऊंगा तो खेलूंगा, वैसे नहीं खेलूंगा। तो यानी कि इसका मतलब सिंपल सी बात है सर, आपको अपनी प्रेफरेंस बहुत अच्छी तरह पता होनी चाहिए कि आपको एक्चुअल में क्या चाहिए। ठीक है, और वो पता क्या चलती है सर? जो आपके पास कम है वही आपकी डिजायर है, वही आपको चाहिए। ठीक है, और जो आपके पास बहुत ज्यादा है वो आपको कम चाहिए। आई बात समझ? ठीक है, ओके रिपोर्ट है सर। ठीक है जी, अब आता है सर इसके अंदर मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। अ कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ अ गुड एज इट प्रोवाइड्स हायर सेटिस्फेक्शन, यानी कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब एक ऐसा गुड जो आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है। जैसे खाने की चीजों में बहुत सारी चीजें हम खाते हैं, लेकिन कुछ चीजें मन मार के खाते हैं, हाँ है ना? लेकिन कुछ चीजें तो बहुत शौक से खाते हैं। ठीक है, सबकी अलग अलग प्रेफरेंस है। नॉन वेज वेज में होती है, किसी को बटर चिकन पसंद होता है, किसी को बहुत ज्यादा अच्छा राजमा चावल पसंद होता है, किसी को दाल चावल में खुश हो जाता है वो बंदा। तो सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस है, लेकिन हमें वो गुड चूज करना है जो आपको हायर सेटिस्फेक्शन देता है। ठीक है सर, रैशनैलिटी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आपके पास लॉजिक होना चाहिए। लॉजिक कैसा है कि आपको अपनी सेटिस्फेक्शन क्या करनी है? मैक्सिमाइज करनी है। ठीक है, आपके पास दिमाग होना चाहिए कौन सी कॉमोडिटी मुझे कंज्यूम करनी है। ठीक है, वही कॉमोडिटी आप कंज्यूम करोगे जिसकी वजह से आपकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज होगी। ठीक है, अब आता है सर इंडिफरेंस सेट और इंडिफरेंस कर्व में क्या होता है? सेट में होता है सर सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट प्रोवाइड कंज्यूमर विद सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। सर इंडिफरेंस का मतलब ही क्या है? डिफरेंस का मतलब होता है अलग अलग, इनडिफरेंस का मतलब अलग अलग नहीं है, सेम है। हाँ सर, सेम क्या है? सेम सेटिस्फेक्शन है। जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं वहां पे क्या दिखेगी आपको? सेम सेटिस्फेक्शन दिखेगी। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे मान लो जी हमारा कॉम्बिनेशन गुड ए और गुड बी, ठीक है, फॉर एग्जांपल 5 3 2 1। ठीक है,
ये मान लो जी आप अपना 1 2 3 4 ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सी कॉम्बिनेशन और डी कॉम्बिनेशन। ठीक है, इधर देखो जी ध्यान से। सर अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, अगर यहाँ पे जो हमने लाइन पढ़ी थी वाली डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, ये कॉम्बिनेशन ये वाले हैं। ठीक है सर, ये एक कॉम्बिनेशन है, ये दूसरा कॉम्बिनेशन, ये तीसरा कॉम्बिनेशन और ये चौथा कॉम्बिनेशन। इन सारे कॉम्बिनेशन में लो जी पूरा हट गया, ये बहुत बढ़िया हो गया। अरे वाह जी वाह जी वाह जी, क्या हो गया ये मुझे बहुत दिक्कत आती है। चलो जी इतना इसे काम चल जाएगा अभी हमारा। तो ये आपको सारे कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं ना ये वाले, ये सारे कॉम्बिनेशंस में जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी वो क्या होगी, सेम होगी। लेकिन बस आपने क्या करा है सर, आपने एक रैंक दे दी, सबसे ऊपर वाला आप चूज करोगे या फिर सेकंड वाला चूज करोगे, थर्ड वाला या फोर्थ वाला, लेकिन आप चूज कोई भी करो आपको सेटिस्फेक्शन सेम ही मिलेगी। जैसे क्या सर, अब आप हो गया एग्जांपल मैं देता हूं आपको, जो हमेशा मुझे बहुत अच्छा एग्जांपल लगता है। जब भी आप किसी शादी में जाते हो तो बुफे होता है ना वहां पे, है ना। तो सर बुफे में आप चाहे कितनी भी अच्छी शादी में चले जाओ, कितनी भी अमीरों की शादी में चले जाओ, आपके माइंड में प्रायोरिटी सेट होती है, आपके माइंड में एक प्रायोरिटी सेट होती है। ठीक है, जैसे मुझे एग्जांपल मैं अपना बताता हूं आपको। जैसे अगर मैं शादी में जा रहा हूं तो जैसे मेन, एक तो मेन कोर्स होता है। ठीक है, मैं मेन कोर्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब जैसे ही मैं शादी में जा रहा हूं तो मुझे पता है कि यार मुझे, मेरी आंखें वही चीज ढूंढेगी जो मुझे खाना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे पता है जी यहाँ पे वो दाल मखनी होती है और एक नान होता है, तो मुझे कहिए दाल मखनी और नान, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। और मैं देखूंगा नहीं यार दाल मखनी वगैरह नहीं है, इन लोगों ने नहीं रखी, तो मेरा माइंड अलग से स्विच हो जाएगा, चलो यार मटर पनीर पे चलते हैं। समझ रहे, मैंने सर माइंड में ऑटोमेटिकली मेरी रैंकिंग बनी हुई है। ठीक है, बिल्कुल शुरुआत से एंड तक की, मुझे कोई भी रैंक मिल जाए सेटिस्फेक्शन मेरी सेम ही रहेगी। बात समझ आई आपको। तो ऐसी हमारी प्रायोरिटीज होती है सर। आप कभी भी पूछो, जैसे घर में पूछते हैं कि आज क्या बनेगा खाने में, ठीक है, तो आपके मन में ऑलरेडी रैंकिंग होती है सर, आप रैंकिंग देते हो, पहला ऑप्शन देते हो, मम्मी ये बना लो, नहीं नहीं ये सामान नहीं है, अच्छा तो फिर ये बना लो। हो रहा है ना सर, आपने अपनी प्रायोरिटी सेट कर रखी है। अब आपकी लिस्ट में से कोई भी सामान बन जाए आप खुशी रहोगे। बात समझ आई आपको। सेम आपकी घूमने की प्रेफरेंस होती है, अगर आप घूमना चाहते हो कहीं पे, तो आपने घूमने की माइंड में ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली आपने ये माइंड में लिस्ट बना रखी है कि आप यहां जाना चाहते हो, यहां जाना चाहते हो। तो अगर आपसे कोई पूछे, घर वाला या फिर कोई दोस्त पूछे आपसे कि भैया कहां घूमना चाहते हो, तो आप पहले अपना ऑप्शन बताओगे जो आपको सबसे पहले चाहिए। अगर वो वहां पे सेटिस्फाई नहीं होगा तो आप दूसरा ऑप्शन दोगे। तो कहीं ना कहीं अगर आपका कोई भी ऑप्शन चूज होता है, आपको सेटिस्फेक्शन सेम ही मिलेगी जैसे आपको पहला आपने चूज करा। ठीक है, फिर आप कहोगे सर रैंकिंग क्यों बनाई, फिर आपका एक सवाल आता है सर इसमें रैंकिंग क्यों बनाई, अगर सेटिस्फेक्शन सेम है तो किसी को भी ऊपर रख दो। सर ऐसा नहीं होता, हमें हमेशा, यही तो सर वेल डिफाइंड प्रेफरेंस, अभी हमने पढ़ा ना ऊपर एक पॉइंट, वेल डिफाइंड प्रेफरेंस। सर सबसे पहले क्या चाहिए आपको, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, नहीं आई बात समझ आई आपको। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं मनाली भी जाना चाहता हूं, मैं केदारनाथ भी जाना चाहता हूं, अरे मैं पहले कौन सा जाना चाहता हूं, दोनों में भाई साहब अपना अपना भाई साहब मजा है, ठीक है जी, लेकिन मैं पहले कहां जाना चाहता हूं, यही तो वेल डिफाइंड प्रेफरेंस है। नहीं आई बात समझ आपको। ठीक है जी, ओके रिपोर्ट है। अब आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा ये हो गया सर सेट, ये जो टेबल की बात करी है, शेड्यूल की बात करी, ये सेट होता है। अब इसी चीज को अगर हम ग्राफ में शो करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इंडिफरेंस कर्व बन जाएगा। अब यानी कि एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है इंडिफरेंस सेट की। ठीक है, इवन पॉइंट्स ऑन द कर्व रिप्रेजेंट्स कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स ऑफरिंग आइडेंटिकल सेटिस्फेक्शन। कैसे, इधर देखो, जैसे ये है जी हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, गुड एक्स और गुड वाई। सर कौन सा गुड वाई एक्सिस पे आएगा और एक्स एक्सिस पे आएगा, ये कैसे पता चलेगा। सर जो गुड्स गेन हो रहा है, बढ़ रहा है, वो एक्स एक्सिस पे आएगा, और वाई पे कौन सा आएगा, जो सेक्रीफाइस हो रहा है। ठीक है, और ये होता है क्या बेटा, आपका आईसी। ठीक है, जो कॉम्बिनेशंस की हम बात कर रहे थे, वो कॉम्बिनेशंस किसके ऊपर होते हैं बेटा, आईसी के ऊपर होते हैं। ठीक है, बात समझ आएगी आपको। ये सारे कॉम्बिनेशंस सेटिस्फेक्शन शो कर रहे हैं, और कैसी सेटिस्फेक्शन, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है जी, उसी की बात हो रही है यहां पे। अच्छा आगे बढ़ रहे हैं सर, फीचर्स एंड प्रॉपर्टीज पे बढ़ रहे हैं। जो आपका आईसी है वो क्या है बेटा, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड क्यों है सर, क्योंकि गुड एक्स और गुड वाई में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। तो हमें हमेशा से पता है जी, बचपन से पता है कि जब भी दो चीजों में नेगेटिव रिलेशन होगा तो उसका स्लोप हमेशा डाउनवर्ड रहेगा, ये आप हमेशा याद रखना जी। ठीक है, नहीं है तो छाती पे लिख लो इस चीज को। अब आगे देखो सर, कन्वेक्स क्यों है सर, कन्वेक्स क्यों है, आपको याद है कि कनकेव हमने इसका उल्टा पढ़ा था पीपीसी में। ठीक है, अब हम कन्वेक्स पढ़ रहे हैं। सर कन्वेक्स की वजह क्या है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दैट इज एमआरएस। बात समझ आई आपको।
यानी कि कन्वेक्स का जो रीजन है, वो जो कारण है वो एक ही है, दैट इज एमआरएस। ठीक है, जब भी आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन दिखे सर कन्वेक्स क्यों है आईसी, तो सर आपको हमेशा एमआरएस पे टिक करना है। बात समझ आ रही है आपको? हाँ या ना? ओके रिपोर्ट है सर यहां तक? लो जी आगे बढ़ते हैं यहां से। सर एमआरएस क्या है? द रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस वन गुड फॉर एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर गुड। यानी कि सर एक ये रेट है जिस रेट के हिसाब से हम एक गुड सेक्रीफाइस करना चाहते हैं और एक गुड से गेन करना चाहते हैं। तो कितना सेक्रीफाइस करना चाहते हैं और कितना गेन करना चाहते हैं, यही हमें एमआरएस बताता है। बात समझ आई आपको? हाँ या ना? और ये जो रेट है ये आपका कहीं ना कहीं डिमिनिशिंग नेचर का है। बात समझ आ रही है आपको? अच्छा पीपीसी में याद है? उसमें ऐसे था, लेकिन आपको याद है कोई एग्जैक्ट बता सकता है मुझे? एमओसी था, वो इंक्रीजिंग था डिमिनिशिंग था, क्या बता सकता है कोई? हाँ जी क्या था? बिल्कुल सही। बात समझ आई आपको? तो सर ऐसे याद रखना है, जब भी आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ो तो आप उसको इंटरलिंक करो कि इससे रिलेटेड कुछ और पढ़ा था, आपका वो चैप्टर भी रिवाइज हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये आपका डिमिनिशिंग नेचर का है, वो बात समझ आई आपको? हाँ या ना? ओके रिपोर्ट है जी। वहां हमने अच्छी तरह समझा था कि डिमिनिश वहां पे इंक्रीजिंग क्यों है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर बढ़ता जा रहा था। ठीक है जी। और ये डिमिनिशिंग क्यों होगा सर? इसका डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है। कहानी खत्म सर। ओके रिपोर्ट है यहाँ पे? हाँ या ना? ठीक है जी, आगे बढ़ सकते हैं इसके अंदर हम। लो जी, अब है सर हायर आईसी हायर सेटिस्फेक्शन। हायर आईसी हायर सेटिस्फेक्शन का मतलब यहां पे क्या है? जैसे एक ग्राफ पे ये आपका आईसी है, ठीक है, IC1, IC2 और IC3। ठीक है जी। सर जैसे जैसे आपका आईसी आगे बढ़ता जाएगा वो एक हायर आईसी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये हायर आईसी हायर सेटिस्फेक्शन को शो करता है। बात समझ आई आपको? हाँ या ना? सर ऐसी होता है बाय द टाइम या फिर बाय द एज हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। हाँ या ना? आज आपके पास जैसे मान लो एक भी फोन नहीं है, अगर मैं अज्यूम कर रहा हूं, जब आप जॉब करोगे या बिजनेस करोगे तो आपके पास एक फोन होगा, फिर आपको लगेगा नहीं सर एक और फोन चाहिए मुझे। ठीक है ना? फिर आपको लगेगा सर एक और फोन चाहिए मुझे, पर्सनल फोन गेमिंग के लिए चाहिए, फलाना ढिमकाना। यानी कि सर आपकी सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, यानी कि आपका आईसी राइट वर्ड शिफ्ट होता जा रहा है। नहीं सर, सेटिस्फेक्शन की लिमिट थोड़ी ना होती है। आप रोल्स रॉयस भी खरीदो तब भी आपको कमी लगेगी, कुछ तो कमी है। और ये खासकर तो तुम लोग मत बोलो कि कपड़े भरे रहते हैं सर अभी भी कुछ नहीं मिल रहा है इसके अंदर। ये है मतलब मैं देखा है मैंने भाई साहब, लड़कियों में एक दिक्कत हो जाती है, पता नहीं क्यों। जैसे लड़कों को जूते की दिक्कत होती है ना, लड़कियों को तो कपड़े बड़े हुए, नहीं नहीं भाई जी ये तो कम लग रहा है इसके अंदर। सर दैट इज अ सेटिस्फेक्शन, यानी कि उनका आईसी जो है वो धीरे धीरे राइटवर्ड शिफ्ट होता जा रहा है बाय द टाइम। अभी आपकी एज छोटी है, जैसी आपकी एज बड़ी होगी आपको और कपड़े चाहिए, आपको फिर डिजाइनर चाहिए, फिर आपको हर ओकेजन के लिए चाहिए, फिर हर घंटे के लिए कपड़ा चाहिए होगा शायद, मुझे नहीं लग रहा। नहीं आई बात समझ? ठीक है जी, आगे बढ़े इसके अंदर, आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा सर इंडिफरेंस मैप। सर इंडिफरेंस मैप का मतलब होता है एक ही ग्राफ पे अगर बहुत सारे आईसी शो हो रहे हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? मैप बोलते हैं, इंडिफरेंस मैप बोलते हैं, आईसी मैप बोलते हैं। ठीक है जी, आगे। सर नेवर इंटरसेक्ट, ये तो हमें पता ही है ना, कि दो आईसी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये IC1 है और ये IC2 है, यहां पे एक मिड पॉइंट आ रहा है, हाँ या ना? इसको मैं ई बोल देता हूं, मिड पॉइंट, सॉरी ये एक तरह का आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है। अगर आप एक छोटी चीज समझो, ये ई पॉइंट जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है ये IC1 पे भी है और IC2 पे भी है। ठीक है, तो यानी कि सर ये दोनों पे लाई कर रहा है। आई बात समझ आपको? सर दोनों पे लाई कर रहा है, ये अगर पॉइंट दोनों पे लाई कर रहा है ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर हम देखें मान लो एक पॉइंट ए है और यहां पे एक पॉइंट मान लो बी है। ठीक है, ए ई और बी, जो ए है आपका वो किस पर है बेटा? IC2 पे है, और जो बी पे है, जो बी पॉइंट है वो किस पे है? IC1 पे है। सर सिंपल सी बात है, अगर हम बी की बात करें तो जो बी की सेटिस्फेक्शन है वो ई के इक्वल होगी, हाँ है ना? क्योंकि बी किस पर है बेटा? बी IC1 पे है और ई भी कहीं ना कहीं किस पर है? IC1 पर है। फिर दूसरी चीज, अगर हम दूसरी चीज की बात करें, जो ए की सेटिस्फेक्शन है वो ई के भी इक्वल होगी, क्योंकि ये जो ए है ये IC1 IC2 पे है और ये IC ये भी 2 पे है, हाँ है ना? तो सर अगर देखा जाए ये दोनों कॉमन आ रहा है, ये दो चीजें कॉमन आ रही है, ये दोनों इक्वल है, तो सर ये भी तो फिर इक्वल होना चाहिए। सर ये इक्वल होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब पता है क्या है? ये दोनों पॉइंट, हाँ ये दोनों पॉइंट हमारे ए और बी दोनों ही सेम आईसी पे होने चाहिए, क्योंकि इसकी सेटिस्फेक्शन इसके इक्वल है, तो ये दोनों एक ही आईसी पे होने चाहिए, जैसे हमने पुराना एग्जांपल पढ़ा था ये वाला।
ये सारे पॉइंट्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो कर रहे हैं, इसीलिए एक लाइन पे हैं। तो अगर ए और बी की सेटिस्फेक्शन भी सेम है तो इनको भी एक ही लाइन में होना चाहिए ना। क्या ये एक लाइन में है? नहीं सर, ये एक कर्व पे नहीं है। ठीक है, तो यानी कि ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा। हम सोच सकते हैं लेकिन इसको मैप पे शो नहीं कर पा रहे हैं, इसको हम प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। तो दो आईसीज कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। हाँ जी, आगे बढ़ रहे हैं सर। इसके अंदर डू नॉट टच एक्सिस। एक्सिस का मतलब जो आपका आईसी है ना ही वो एक्स एक्सिस को टच करेगा ना ही वाई एक्सिस को। देखो यहां पे गैप है और यहां पे भी गैप है। ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि मान लो अगर ये ऐसे, अरे ये तो आगे चला गया, ऐसे हुआ तो इसका मतलब क्या है सर? अगर मैं बात करूं इस वाले पॉइंट की, जो पॉइंट आपका सिर्फ और सिर्फ कहां आ रहा है? एक्स एक्सिस पे आ रहा है। यानी कि सर ये वाला जो पॉइंट है कि कहां आ रहा है? एक्स एक्सिस पे। तो सर वाई तो जीरो हो गया, हाँ है ना। अब एग्जांपल के तौर पे ये मान लो पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसमें एक्स और वाई दोनों है, हाँ है ना। तो मान लो आप दो कॉमोडिटीज कंज्यूम कर रहे हो, आप दो कॉमोडिटीज कंज्यूम कर रहे हो तो आपको दो के मजे आएंगे, हाँ है ना। लेकिन सर अगर इस पॉइंट की बात करें, यहां पे आप दो कॉमोडिटी कंज्यूम ही नहीं कर रहे, यहां पे सिर्फ आप कौन सी कंज्यूम कर रहे हो? सिर्फ एक्स, सिर्फ आप एक्स कंज्यूम कर रहे हो। तो सर अगर मैं बोलूं ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, इन दोनों पॉइंट की सेटिस्फेक्शन इक्वल है क्योंकि दोनों एक ही आईसी पे आ रहे हैं, हाँ है ना। एक ही आईसी पे जो भी पॉइंट्स होते हैं उनकी सेटिस्फेक्शन सेम होती है। लेकिन अगर आप छोटा सा ध्यान लगाओ सर, ए की सेटिस्फेक्शन बी की इक्वल कैसे हो सकती है? सर बी में तो हम दोनों चीजें खा रहे हैं और एक्स में तो सिर्फ एक ही चीज खा रहे हैं। तो सर एक चीज की सेटिस्फेक्शन दो के बराबर कैसे हो सकती है? हो ही नहीं सकती। तो यानी कि ये भी नहीं हो सकता सर। आई बात समझ? कोई दिक्कत परेशानी? सेम इसी तरह से ये तो हमारा था कि एक्सिस को टच कर रही है, अगर वाई एक्सिस को भी टच कर रही है ये भी नहीं हो सकता। हमें सेटिस्फेक्शन के लिए एटलीस्ट दो कॉमोडिटीज कंज्यूम करनी पड़ेगी। ठीक है, आप एक कॉमोडिटी कंज्यूम करके ये नहीं कह सकते कि दो के मजे आ गए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इसके अंदर कोई दिक्कत परेशानी? आगे आगे आता है बेटा कंज्यूमर्स बजट। कंज्यूमर बजट का मतलब यहां पे क्या है? रिप्रेजेंट्स ऑल अटेनेबल पॉइंट्स ऑफ टू कॉमोडिटीज गिवन देयर प्राइजेस एंड कंज्यूमर्स इनकम। यानी कि इसका मतलब क्या है? एक कंज्यूमर का बजट जिसमें वो कितनी कॉमोडिटीज खरीद सकता है अपनी इनकम के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसको अपनी इनकम पता है और उसको ये पता है कि मैं दो कॉमोडिटीज कितनी खरीद सकता हूं और दो कॉमोडिटीज का मुझे प्राइस भी पता होना चाहिए। आई बात समझ आपको? तो आपके पास क्या आएंगे सर? अटेनेबल कॉम्बिनेशन आएंगे, ऐसे कॉम्बिनेशन जिसको आप अचीव कर सकते हो, हाँ या ना। बात समझ आई आपको, हाँ या ना? आगे बढ़े। देखो जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपको बताऊं मैं, मान लो आपकी इनकम 1000 है, ठीक है, ये आपकी इनकम है कंज्यूमर की। और मान लो जी जो एक्स का प्राइस है, एक्स का प्राइस मान लो जी आप 100 रुपए है और वाई का प्राइस यहां पे 200 रुपए है। ठीक है, आई बात समझ आपको? तो आप एक मैक्सिमम पॉइंट निकालना, एक मैक्सिमम लिमिट निकालना चाहोगे अपनी परचेजिंग पावर की। कैसे निकालोगे? आप ये देखोगे अगर मैं सारा पैसा, ध्यान सुनना जी, अगर मैं सारा पैसा कहां लगा दूं? एक्स पे लगा दूं तो वाई वाई मुझे मिल पाएगा? सर वाई मुझे नहीं मिल पाएगा। तो अच्छा एक्स कितनी मिलेगी? अगर मेरी इनकम 1000 है और प्राइस 100 है तो मैं एक्स कॉमोडिटी कितनी खरीद सकता हूं? सर 10 यूनिट खरीद सकता हूं, हाँ या ना। अच्छा आगे, ये तो मैंने सोचा एक, मैं एक सोचूंगा एक और, अगर मैं एक्स ना खरीदूं सिर्फ सारी वाई खरीदूं तो मैं कितने खरीद पाऊंगा? हाँ जी बताओ कितनी खरीद पाऊंगा? 5 यूनिट्स, हाँ है ना। अच्छा मैं सोच रहा हूं कि एक और निकाल लेते हैं बीच का ताकि हमारी टेबल थोड़ी फुलफिल हो जाए। अगर मैं मान लो x5 खरीदता हूं, ठीक है, अगर मैं x5 खरीद रहा हूं तो ये कितनी खरीद पाऊंगा? मुझे बताओ जब मैंने x5 खरीदी, x यानी कि हमारी 5 यूनिट्स खरीदी मैंने x की, और एक कितने की है? 100 रुपए की। ठीक है, तो ये कितना हो गया बेटा? 500 रुपए। तो मेरे 500 रुपए तो खर्च हो गए। जब 1000 में से 500 गए तो कितने बचे? 500 बचे। अच्छा अगर 500 बचे, 200 का एक है तो मैं कितने खरीद पाऊंगा? हाँ जी कितने खरीद पाऊंगा? 2.5 हो गया, मान लो जी 2 मान लो, कहानी खत्म। तो सर ये क्या निकला? ये मैंने अपने एक अटेनेबल पॉइंट्स निकाले जिसके अकॉर्डिंग मैं अपनी कॉमोडिटीज को खरीद सकता हूं, मैं अपनी परचेजिंग पावर शो कर सकता हूं। ठीक है, आगे देखें, आगे देखो जी। अच्छा यही जो हमने टेबल की बात करी, इसी अगर इस चीज को हम शो करें तो ये बजट लाइन हो जाता है। अब ये बजट लाइन क्यों हो रहा है? ये ऐसे है। अब अगर आप देखो ये एक्सिस को टच कर रहा है क्योंकि सर यहां पे कोई ना कोई कॉमोडिटी जीरो हो रही है,
कोई ना कोई कमोडिटी जीरो हो रही है, तो अगर कोई ना कोई कमोडिटी जीरो हो रही है तो फिर वो एक्सिस को टच करेगी। बात समझ आएगी आपको? अब इधर देखो सर, यहां पे कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स अंदर होंगे, ठीक है, और कुछ पॉइंट्स बीएल यानी कि बजट लाइन के ऊपर होंगे, ठीक है, और कुछ पॉइंट्स बजट लाइन के बाहर होंगे। बात समझ आ रही है आपको? सर अगर हम बात करें जो पॉइंट्स बजट लाइन के ऊपर है, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ, बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जी योग। यानी कि जो पॉइंट्स बीएल यानी कि बजट लाइन के ऊपर हैं, यहां पे आप इनकम पूरी तरह यूज कर रहे हो, लेकिन अगर जो पॉइंट हमारी बजट लाइन के अंदर है, इसका मतलब क्या है सर? कि आप अपनी इनकम को पूरा यूज नहीं कर रहे, आप पैसा बचा रहे हो। अच्छा, जो बाहर है, इसका मतलब है सर आप इनकम से ज्यादा खर्चा कर रहे हो, विच इज नॉट पॉसिबल। हाँ, बात समझ आएगी आपको? तो हो ही नहीं सकता ना, आपकी इनकम 1000 है तो 2000 कैसे खर्च दोगे? आपने बजट ही 1000 रुपए का बनाया है, हाँ या ना? ओके, अच्छा आगे बढ़ रहे हैं सर। इसके अंदर जो यहाँ पे स्लोप है, स्लोप का यहाँ पे मतलब है यहाँ पे कि बजट लाइन रिप्रेजेंट द स्लोप प्राइस, यानी कि जो बजट लाइन का स्लोप है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइस रेशो बोलते हैं। यानी कि जब भी आपका नाम आए यहाँ पे कि बजट लाइन का स्लोप का दूसरा नाम क्या है, तो वो क्या होगा बेटा? प्राइस रेशो। ठीक है, तो प्राइस रेशो किसके स्लोप का नाम है? बजट लाइन के स्लोप का नाम है। ठीक है, यहां पे बात समझ आ रही है आपको, हाँ या ना? ओके, अच्छा यहां पे आता है बेटा, यहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होगा? यहां पे जब एमआरएस और प्राइस रेशो क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। एमआरएस कहां पढ़ा था हमने? आईसी में, ठीक है, आईसी के स्लोप का नाम पढ़ा था हमने। और प्राइस रेशो कहां पढ़ा है अभी? बजट लाइन में। तो जब आईसी का स्लोप बीएल के स्लोप के बराबर हो जाएगा तो हमें क्या अचीव हो जाएगा? इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा जी। लो जी, ये आपकी जा रही है जी बजट लाइन, ठीक है, ये आपका आईसी है, फिगर पे मत जाना जी, बस ऐसी ही बनी है। जहां पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यही क्या है बेटा आपका? यही आपका इक्विलिब्रियम है। बात समझ आएगी आपको, हाँ या ना? ओके, रिपोर्ट है यहां पर। अच्छा आगे बढ़ते हैं यहां पे। लो जी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने दिखा दी। अच्छा, इसके अंदर हम दो बातें करें, दो सिचुएशंस हमने एडिशनल पढ़ी थी, ऐसी वाली जहां पे आपका इंटरसेक्शन नहीं हो रहा। जब इंटरसेक्शन नहीं हो रहा तो इक्विलिब्रियम भी अचीव नहीं हो रहा, तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए हमें? या तो हमें अपनी जो आईसी है यानी कि सेटिस्फेक्शन है वो कम करनी पड़ेगी, या फिर बजट को बढ़ाना पड़ेगा, हाँ या ना? या फिर अगर ऐसी सिचुएशन आए, ये लो जी, इंटरसेक्शन दो जगह हो रहा है, हाँ या ना? यहां पे इंटरसेक्शन आपका दो जगह हो रहा है, तो अब कौन सा इक्विलिब्रियम होगा सर? एज पर द कंज्यूमर। सर दोनों क्यों होंगे? दोनों में से कोई भी आप चूज क्यों करोगे? क्योंकि जो ए और बी है, यहां पे ए और बी में सेम सेटिस्फेक्शन है और सेम खर्चा है। बात समझिए आपको? दोनों में से किसी भी पॉइंट पे कंज्यूमर का पैसा बच नहीं रहा जी, ये ध्यान रखना आप। बात समझ आ रही है आपको, हाँ या ना? ओके, रिपोर्ट है जी। यहां तक हुई जी आपकी रिवीजन खत्म ऑर्डिनल अप्रोच की। ठीक है, कोई दिक्कत है तो पूछ लो जी आप।